हेलो, मैं सुधाकर कुमार। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ जब एक ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है। तब इसके जगह अर्थात मौर्य वंश की जगह शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। जानते हैं शुंग वंश के प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इन्होंने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण प्रदान किया, लेकिन बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाया। करीब 84,000 बौद्ध स्तूप को इन्होंने नष्ट करवा दिया। इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी विदिशा थी। कनिंग नरेश खारवेल का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और इन दोनों अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तुड़वा दिया, जिसका मरम्मत इनके पुत्र अग्निमित्र करवाए थे। दोस्तों, शुंग वंश के द्वितीय शासक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए थे। पहला डेमेट्रियस का और दूसरा मिनांडर का, और इन दोनों आक्रमणों को पुष्यमित्र शुंग के बेटा अग्निमित्र के द्वारा विफल किया गया। बाद में यमन आक्रमक मिनांडर नागसेन के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मिलिंद पर पुस्तक में मिनांडर और नागसेन के बीच वार्ता की चर्चा है। 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में विदेशी राजदूत हेलियोडोटस भारत आए थे। इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया और भागवत धर्म के सम्मान में विदिशा अथवा बेसनगर में इन्होंने गरुड़ ध्वज अभिलेख का भी निर्माण करवाया। दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या वासुदेव के द्वारा कर दिया जाता है और शुंग की जगह कण्व वंश की स्थापना होता है। जानते हैं कण्व वंश के बारे में। इस वंश के प्रथम शासक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा है। दोस्तों, कण्व राजाओं को शुंग मित्र कहा जाता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा हुए थे, जिसकी हत्या सिमुक द्वारा कर दिया जाता है और कण्व की जगह सातवाहन वंश की स्थापना हो जाता है। सातवाहन वंश के प्रथम शासक सातकर्णी प्रथम हुए। इनका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इन्होंने अर्थात सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति और अपहृत चक्र की उपाधि धारण किया था। सातकर्णी प्रथम ने ये सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल थे, जो कि महत्वपूर्ण थे। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला एवं संस्कृति का भी संरक्षण पर ध्यान दिया। इन्होंने गथा सप्तशती नामक साहित्य भी लिखा। कौन? शासक हाल। अगला शासक सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी होते हैं। इनके शासनकाल में या इनके शासन की जानकारी इस शासक के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलता है। दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बंसरी था। इस शासक के समय शक शासक नहपान ने आक्रमण किया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन्हें पराजित कर दिया। विशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी। इसके समय शक शासक रुद्रदामन का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण में विशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी पराजित हो जाते हैं
और इस प्रकार रुद्रदावन आंध्र सम्राट की उपाधि धारण करता है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक यक्षश्री सातकर्णी थे। सातवाहन वंश की विशेषताओं की बात करें तो इस समय के समाज मातृसत्तात्मक थी। शीशे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा सबसे पहले इसी वंश ने प्रारंभ करवाया था। गांव के प्रधान को गौलमीक कहा जाता था और इस समय के भूमि काफी उपजाऊ हुआ करती थी, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य को की जो भूमि थी वो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, उसके घाटी में अवस्थित थी। मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी आक्रमण भी हुए थे। हिंद यवन का, शकों का, पहलव का और कुषाण का। जानते हैं विदेशी आक्रमक हिंद यवन के बारे में। भारत में हिंद यवन ने 3 शाखाएं बनाई थी, जिसमें से पहला शाखा इन्होंने अफगानिस्तान के विक्टोरिया क्षेत्र में बनवाया, दूसरी शाखा तक्षशिला में बनवाया और उस समय यानी कि हिंद यवन के समय वहां के शासक एंटियोकस थे। हिंद यवन के ही शासक एंटियोकस थे और शासक एंटियोकस ने शुंग राजा भागभद्र, जो कि 9वें शासक थे, से मित्रता करने के लिए हेलियोडोटस को भेजा था। किन्हें? कौन? तो हिंद यवन शासक एंटियोकस ने। दोस्तों हेलियोडोटस भारत में आकर के इन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा अथवा व्यासनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाए। याद रहे, किसी राजदूत का यह पहला या एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। हिंद यवन की तीसरी शाखा सियालकोट पंजाब में स्थापित हुई थी और यहाँ के 2 हिंद यूनानी शासक डेमोट्रियस तथा मिनांडर बारी बारी से शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किए थे। हालांकि दोनों राजा पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र से पराजित हो गए थे। याद रहे, मिनांडर जो कि हिंद यवन शासक थे की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन से होती है और नागसेन के नेतृत्व में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन? मिनांडर। दोस्तों नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप की चर्चा नागसेन की एक पुस्तक मिलिंद पन्हा में है, जिसमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसका जवाब देते हैं। हिंद यूनानी की विशेषताएं क्या थी? हिंद यूनानी के लोग ही सबसे पहले चित्र युक्त और लेख युक्त सोने के सिक्के चलवाए, जिसे हम ड्रम कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में गंधार शैली का विकास किया। दोस्तों गंधार शैली में प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की बनाई गई थी। इन्होंने ज्योतिष एवं औषधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंद यूनानी के लोग। दूसरे आक्रमणकारी वंश शक वंश हुए। कहा जाता है कि यह मध्य एशिया से आए थे और भारत में ये 5 शाखाओं में विस्तारित हुए: गंधार, मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन और नासिक। इनके शासन की जो व्यवस्था थी वह छत्रप कहलाता था, जिसमें एक ही क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में अधिपति होते थे, जो शासक थे वो। राजाओं को छत्रप कहा जाता था। दोस्तों नासिक के शक शासक नहापान सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया था। नहापान किससे? गौतमीपुत्र सातकर्णी से।
उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी पर आक्रमण किया और यह रुद्रदामन विजय भी हुआ। दोस्तों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख मिला है कहां से? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी से मिला है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ यह पहला अभिलेख है। इस अभिलेख में गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बताया जाता है और कहा गया है इसमें कि इनका निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया अपने अधिकारी सुविशाख की सहायता से। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तीसरे आक्रमणकारी वंश पहलव वंश। इस वंश के प्रथम शासक मिथ्रेडेट्स थे और प्रतापी शासक गोंदोफर्निस थे। पहलव वंश के जो राजाएं थे, इन्होंने अपना राजधानी जो बनाया था, उसके राजधानी में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। पहलव वंश के बारे में खास बात यह है कि इन्हीं के समय धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। दोस्तों, यह आक्रमणकारी पहलव ईरान से आए थे। चौथे आक्रमणकारी वंश कुषाण वंश। इस वंश के लोग चीन के यूचिक जनजाति से संबंधित थे और इस वंश के संस्थापक कुजुल खटफिसस थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक भीम खटफिसस को माना जाता है। भीम खटफिसस ने महेश्वर की उपाधि धारण किया था। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क होते हैं। कनिष्क के समय ही चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन जम्मू कश्मीर में होता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे और कनिष्क के बारे में जो जानकारियां हैं वह सारनाथ अभिलेख से मिलती है। कनिष्क भारत और चीन के मध्य व्यापार हेतु नाथुआ दर्रा का निर्माण करवाए थे और इनके शासनकाल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत काफी प्रसिद्ध हुआ। कनिष्क साम्राज्य विस्तार के क्रम में पाटलिपुत्र पर हमला किया और यहाँ से कई बौद्ध भिक्षुओं को उठा करके अपने दरबार ले आए थे। उनमें से प्रमुख थे अश्वघोष। कनिष्क ने चीन पर भी आक्रमण किया, लेकिन पंचाओ नामक शासक से ये पराजित हो गए थे। शक शासक पर भी आक्रमण किए थे कनिष्क ने। इन्होंने शक शासक नाहपान को पराजित कर करके शक संवत की शुरुआत कर दिया। दोस्तों, दो प्रकार के संवत होते हैं, एक शक संवत और दूसरा विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत मालवा के शासक ने किए, जबकि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किए। जब मालवा के शासक 57 बीसी में मथुरा के शक शासक राजुल को पराजित किया, तब से इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर दिया मालवा के शासक ने। वहीं कनिष्क ने 78 एडी में नाहपान को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया 78 एडी में। दोनों संवतों के बीच तथ्य के बारे में बात करें तो इन दोनों संवतों के बीच का अंतर 135 वर्ष है। दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी 2024 चल रहा है। इस अनुसार शक संवत की बात करें तो अभी 1946 चल रहा है। वहीं विक्रम संवत की बात करें तो अभी 2081 विक्रम संवत के अनुसार है। भारत सरकार ने आजादी के बाद शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था। जय हिंद, जय भारत।